एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये हमारा इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो है। इकोनॉमिक सर्वे हम लोग दो पार्ट्स में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर हम लोग हाइलाइट्स कवर करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे की मेजर मेजर हाइलाइट्स क्या हैं। इसमें आपके डायरेक्ट वन लाइनर स्टेटमेंट्स होंगे पूरे इकोनॉमिक सर्वे की हाईलाइटेड फॉर्म में, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से पीआईबी की वेबसाइट पर पब्लिश किया गया था। वहीं से इन हाइलाइट्स को लिया गया है, वही इनका मेन सोर्स है। सेकेंड पार्ट में हम लोग चैप्टर वाइज समरी को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम लोग अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है? हम जब इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहे हैं तो एक एनुअल डॉक्यूमेंट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिपेयर करती है, ठीक है। और यूजुअली जो एक यूजुअल ट्रेंड है, ये यूनियन बजट से एक दिन पहले आता है। हाउएवर इस बार 2-3 दिन पहले आ गया। अब ये क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे में, जैसे अभी जो बजट आएगा, ठीक है, जो बजट आना है, बजट आएगा फाइनेंशियल ईयर 2026 और 27 का। ये हमारा बजट आएगा इस बार। बट ये तो आने वाले साल का है ना। इससे पिछला बजट जो आया था वो आया था फाइनेंशियल ईयर 25-26 का। फाइनेंशियल ईयर 25-26 का बजट हमने दिया फाइनेंशियल ईयर के शुरू होने से पहले। अब जब फाइनेंशियल ईयर हमारा खत्म हो रहा है तो उस पूरे बजट की एक तरह से समीक्षा करनी होती है कि पूरे साल में क्या हुआ, क्या इफेक्ट आया। तो कहने का मतलब बेसिकली ये है, जो हमारा यूनियन बजट होता है, यूनियन बजट हमें एक तरह से एडवांस बताता है कि हम साल में क्या क्या करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे उस पूरे बजट के बाद जो साल की समीक्षा हुई, हमें वो बताता है कि देश में क्या हुआ, अलग अलग सेक्टर्स में क्या इफेक्ट आया। जैसे कुछ स्कीम्स के बारे में बताएगा कि उस स्कीम्स की क्या प्रोग्रेस हुई, डेवलपमेंट के बारे में बताएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताएगा। तो ये एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू देता है ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, ठीक है। जो हमारा प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा होगा, जैसे अभी हमारा जो आया, हमने पिछले साल बजट दिया था। अब ये ईयर खत्म होने वाला है, यहाँ पे हमने इस फाइनेंशियल ईयर का पूरा एक रिव्यू किया, वो हमारे इकोनॉमिक सर्वे में आया, ठीक है। प्रिपेयर कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं उनकी गाइडेंस होती है ना। और ये सर्वे क्या करता है? मेजर सेक्टर को बताएगा, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, इंफ्रा, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, एक्सटर्नल सेक्टर और पब्लिक फाइनेंस। ये एक एनालिटिकल फाउंडेशन होता है यूनियन बजट के लिए, और आने वाले साल के लिए एक पॉलिसी बनवाने में हेल्प करता है। हमें जब पिछला साल कैसा गया वो पता होगा, उसके हिसाब से हम आने वाले साल को प्लान करेंगे अपने बजट में, ठीक है। और हमारे सस्टेनेबल और इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट का टूल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये इकोनॉमिक सर्वे का बेसिक है हमारा, कि क्या होता है, क्या इसका फायदा होता है, कौन करता है, किसके अंडर करता है। अब इसकी हाईलाइट समझने की कोशिश करते हैं। जो इस बार इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट हुआ उसकी हाईलाइट्स क्या क्या है। तो एडवांस एस्टिमेट बताएं। अच्छा, ये एस्टिमेट एडवांस क्यों है? क्योंकि एक्चुअल एस्टिमेट तो हमारा 31 मार्च को होगा, साल कंप्लीट। इसमें क्या है, 31 मार्च से पहले तक का बताया है थोड़ा सा। तो एडवांस एस्टिमेट ने क्या बोला, जो रियल जीडीपी ग्रोथ और जीवीए ग्रोथ है हमारा, वो है 7.4 और 7.3%। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीवीए क्या होता है? जो हमारी ग्रॉस वैल्यू होती है, ठीक है। तो जीडीपी हमारा 7.4% बताया है, जीडीपी 7.3% बताया है। किसका? फाइनेंशियल ईयर 26। फाइनेंशियल ईयर 26 की हमारी जब बात होती है, मतलब 25-26 की हम लोग बात कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 का जीडीपी 7.4% बताया है और जीवीए 7.3%। ये हर एक लाइन अपने आप में एक सवाल है आपके आईबीपीएस, आरबीआई, नाबार्ड, इन सारे एग्जाम्स के लिए। पोटेंशियल ग्रोथ फॉर इंडिया, ये कितनी बोली गई है? अराउंड 7% बोली गई है। और रियल जीडीपी है ना, फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए रियल जीडीपी बोली गई है 6.8 से 7.2%, ठीक है। तो बेसिकली 7% के आसपास इंडिया की ग्रोथ बोली गई है फाइनेंशियल ईयर 27, मतलब जो हमने एस्टिमेट दिया है अगले साल के लिए। 7.4 हमारा प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर का है, और अराउंड 7% हमारा अगले फाइनेंशियल ईयर का है, जो कि बोला गया है 6.8 से 7.2% तक रियल जीडीपी। सेंटर की रेवेन्यू रिसीट्स जो है, ठीक है, सेंटर की रेवेन्यू रिसीट्स 9.2% ऑफ जीडीपी बढ़ी हैं। रेवेन्यू रिसीट सेंटर की हो गई है 9.2% ऑफ जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए। अच्छा, यहाँ पे ये 25 का हमने क्यों बोला है? क्योंकि जो पिछला मार्च 31 का फिगर है ये वो है, ठीक है। जीएनपीए जो ग्रॉस एनपीए है हमारे बैंकों का, वो 2.2% है सितंबर 2025 की पोजीशन पर। ये अपने आप में आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितना आ गया है सितंबर 2025 तक? 2.2%। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना की एक अपडेट है कि 55.02 करोड़ बैंक अकाउंट ओपन हुए हैं एज ऑन मार्च 2025 तक। अब ये आपकी स्कीम में
ये अपडेट आ गया। रीजन कि मैंने स्कीम्स आप लोगों को बोला है बजट के बाद बताने के लिए, इसीलिए बोला है कि अभी जैसे ये एक अपडेट आई है, बजट में कुछ और अपडेट आएगी, तो वही हम लोगों को अपना आइडिया लेकर चलना है कि जब इतना फ्रीक्वेंट अपडेट आ रहा है तो उसके बाद ही हम लोग अपने स्कीम्स को करें। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना में मार्च 2025 तक 55.02 करोड़ बैंक अकाउंट खुले हैं, उसमें से 36.63 करोड़ रूरल एरियाज के और सेमी अर्बन एरियाज के हैं। ठीक है, ओके। जो यूनिक इन्वेस्टर्स हैं हमारे, यूनिक इन्वेस्टर्स का नंबर 12 करोड़ से ज्यादा हो गया सितंबर 2025 तक, और उसमें 25% यूनिक इन्वेस्टर्स हमारी विमेंस हैं। इंडिया का शेयर ग्लोबल मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स में, जो हमारा कपड़े वगैरह एक्सपोर्ट होते हैं, ठीक है, वो 2024 और 25 में 1% से बढ़ के 1.8% हो गया है। तो 2005 और 2024 में, 2005 में ये वैल्यू 1% थी और 2024 तक ये वैल्यू 1.8% हो गई है। सोर्स कहाँ से लिया है? ये पूरी की पूरी चीज पीआईबी की वेबसाइट से मैंने ली है। इकोनॉमिक सर्वे के बाद पीआईबी पे उसका डिटेल्ड एनालिसिस और उसकी हाइलाइट्स आती हैं, ये वहीं से मैंने एज इट इज सेम लिया है वहां से। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हमारा कितना हो गया है फाइनेंशियल ईयर 25 में? 387.6 बिलियन डॉलर्स का हो गया है। तो मतलब कितनी ग्रोथ है? 13.6%। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट नंबर भी पूछा जा सकता है और ये परसेंटेज में भी पूछा जा सकता है कि कितना ग्रो हुआ है। तो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हमारा ऑल टाइम हाई हुआ है अब तक फाइनेंशियल ईयर 25 में। कितना? 387.6 बिलियन डॉलर्स और 13.6%। अब एग्जाम्स में क्या होता है ना, अब जैसे ये मान लीजिए आपका कोई फेब में एग्जाम आता है, मार्च में कोई एग्जाम आता है ना, उसमें ये इकोनॉमिक सर्वे से उन्होंने फिगर पूछ ली जो मार्च 2025 की है। अब बच्चे क्या बोलते हैं कि इसमें तो 1 साल पुराना करंट अफेयर आ रहा है, 2 साल पुराना करंट अफेयर आ रहा है। नहीं, करंट अफेयर इतना पुराना नहीं है, आपने सही जगह पे पढ़ा नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे में अगर मार्च 25 की फिगर दी हुई है और आपका अप्रैल 26 में एग्जाम हो रहा है, तो वो पूछ सकता है उसको, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे तो अभी आया है अप्रैल के मुकाबले 2 महीना पहले। तो रीजन बीइंग कि हमें उतना पुराना करंट अफेयर नहीं करना होता, हमें प्रेजेंट करंट अफेयर ढंग से पढ़ना होता है। आगे चलते हैं। इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेसिपेंट ऑफ रेमिटेंसेस। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेसिपेंट ऑफ रेमिटेंस कौन है? इंडिया है। ठीक है, हमारे फॉरेन इनफ्लोस कितने हुए हैं? 135.4 बिलियन यूएस डॉलर्स। 135.4 बिलियन यूएस डॉलर्स का फॉरेन रेमिटेंस हमारे पास इंडिया में रिसीव हुआ है फाइनेंशियल ईयर 25 में। दैट मेड इंडिया द लार्जेस्ट रेसिपेंट ऑफ रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस क्या होता है? जो हम लोग पैसा ट्रांसफर करते हैं ना, जो भी कोई पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं ऑनलाइन मोड से, वो हमारा रेमिटेंस कहलाता है। अब ट्रेडिशनली जो रेमिटेंस होता था वो हमारा बाहर की कंट्री से हमारी कंट्री में या हमारी कंट्री से बाहर की कंट्री में, है ना। तो आपका अगर कोई बाहर से पैसा आ रहा है तो आपको पैसा रेमिट होकर आ रहा है। हाउएवर अब जब इलेक्ट्रॉनिक मोड इंडिया में भी इतना ज्यादा हो गया, यूपीआई वगैरह, तो वो भी आपकी रेमिटेंस सर्विसेज ही कहलाती हैं। जो भी आपकी फंड ट्रांसफर सर्विसेज हैं वो आपकी रेमिटेंस सर्विसेज कहलाती हैं। इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है दैट इज 701.4 बिलियन डॉलर एज ऑन 16 जनवरी 2026। 16 जनवरी 2026 का हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 701.4 बिलियन यूएस डॉलर्स हो गई हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड अस कवर फॉर 11 मंथ इंपोर्ट्स एंड 94% ऑफ एक्सटर्नल डेट। तो हमारे पास एक्सटर्नल डेट की 94% ऑफ एक्सटर्नल डेट हम कवर कर सकते हैं अपनी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से। 11 मंथ का एक्सपोर्ट भी हम इसमें कवर कर सकते हैं। अब ये 11 मंथ क्यों है? क्योंकि जब हमारा 1991 का क्राइसिस हुआ था तब हमारे पास सिर्फ 11 डेज का ही बचा था। तो हमारे पास एक बफर टाइम होना चाहिए, तो यहाँ पे हमें 11 महीने का बफर टाइम है। अगर इकोनॉमी में कुछ भी बिगड़ता है तो 11 महीने का टाइम हमारे पास है। हमारी एक्सटर्नल डेट कवर करने के लिए भी हमारे पास फंड्स है कि हम लोग अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते हैं। डोमेस्टिक इन्फ्लेशन अप्रैल से दिसंबर 2025 का, है ना, मतलब फर्स्ट 9 मंथ्स की बात हो रही है। डोमेस्टिक इन्फ्लेशन एवरेज हुआ है 1.7%। नाउ रीजन बीइंग, मैंने पिछले करंट अफेयर्स में इन्फ्लेशन वगैरह की न्यूज़ क्यों नहीं बताई थी? क्योंकि मुझे बजट और इकोनॉमिक सर्वे का वेट करना था। बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपका अल्टीमेट बाइबल है गवर्नमेंट डेटा के लिए। डोमेस्टिक इन्फ्लेशन कितना है? 1.7%। इंडिया का जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, ठीक है, ये कितना हो गया है फाइनेंशियल ईयर 24-25 का? 3577.3 लाख मेट्रिक टन। अब ये आपके नाबार्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर एआरडी का सीए अलग से बताओ, एग्रीकल्चर सीए अलग से बताओ। तो बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, आपको अलग से एग्रीकल्चर सीए कुछ नहीं करना है, आपके रेगुलर करंट अफेयर्स में ही वो सारा करंट अफेयर आता है। इंडिया का फूड ग्रेड प्रोडक्शन कितना हो गया है? 3577.3 लाख मेट्रिक टन।
फाइनेंशियल ईयर 2025 में। और कितना इंक्रीज हुआ है? इंक्रीज हुआ है 254.3 लाख मेट्रिक टन का। देन जो हमारा पीएम किसान स्कीम है ना, पीएम किसान स्कीम के अंदर 4.09 लाख करोड़ रुपीस ऑलरेडी हम लोग अब तक रिलीज कर चुके हैं टू एलिजिबल फार्मर्स। पीएम किसान स्कीम क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। विकसित भारत जी राम जी स्कीम, जो मनरेगा स्कीम का नाम चेंज करके जी राम जी स्कीम किया गया है। क्या है ये? कॉम्प्रिहेंसिव स्टैट्यूटरी ओवरऑल ऑफ मनरेगा स्कीम अलाइनिंग रूरल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, विकसित भारत विजन 2047 के लिए है। ये भी एक बताया गया कि कौन सी स्कीम का पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट किया गया, मनरेगा स्कीम का डेवलपमेंट किया गया इस नाम से। ठीक है, अब जो मैन्युफैक्चरिंग जीवीए है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जीवीए है, ये क्वार्टर 1 में 7.72% की ग्रोथ इसे मिली है और क्वार्टर 2 में 9.13% की ग्रोथ मिली है। दैट मींस ओवरऑल ग्रोथ भी बढ़ती जा रही है। The quarter 1 growth of manufacturing GVA has grew by 7.72% and for quarter 2 it's been growing by 9.13%। ठीक है, आगे चलते हैं। PLI स्कीम है हमारी, प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव स्कीम। ठीक है, इसके अंदर क्या है? 14 सेक्टर्स इसके अंदर कवर हुए हैं, जिसमें 2 लाख करोड़ रुपए का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आया है। तो जो प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव स्कीम है, पीएलआई स्कीम, जब हम लोग स्कीम्स पढ़ेंगे वहां पे इसकी डिटेल के बारे में जानेंगे। 14 सेक्टर्स में 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है, जो जिससे हमारा इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन हुआ है। सेल्स बढ़ी है 18.7 लाख करोड़ रुपीस का, है ना। तो इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन और सेल्स कितनी बढ़ी है? 18.7 लाख करोड़ रुपीस और 12.6 लाख जॉब जनरेट की गई हैं सितंबर 2025 तक। तो कितना हमारे पास एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है पीएलआई स्कीम में टिल सितंबर 2025? 12.6 लाख जॉब्स इसमें जनरेट हुई हैं। एग्जाम में डायरेक्ट इसमें 3 स्टेटमेंट बन के आ सकते हैं कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं कौन कौन से हैं। आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड ग्रेड ए में इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन हैज एडवांस डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज विद 10 प्रोजेक्ट्स। ठीक है, हमारे पास सेमीकंडक्टर मिशन में कितने प्रोजेक्ट्स हैं? 10 प्रोजेक्ट्स। कितने के हैं? 1.6 लाख करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट के। तो इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन में कितना इन्वेस्टमेंट है? 1.6 लाख करोड़ का। उसमें कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज इंक्रीज करने के लिए, एडवांस करने के लिए? 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हमारे पास हाई स्पीड कॉरिडोर्स बने हैं। ठीक है, हाई स्पीड कॉरिडोर्स जो बने हैं, फाइनेंशियल ईयर 2014 में वो 550 किलोमीटर था। फाइनेंशियल ईयर 2026 में 5364 किलोमीटर हो गया है। ठीक है, ये हम दिसंबर 2025 तक का डेटा है। दिसंबर 2025 तक 5364 किलोमीटर हमारे पास हाई स्पीड कॉरिडोर्स बन गए हैं, जो कि 2014 से अब तक ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हो गया है। ठीक है, और इसमें फाइनेंशियल ईयर 26 में 3500 किलोमीटर की रेलवे लाइंस ऐड हुई हैं। 3500 किलोमीटर ऑफ रेलवेज एडेड इन फाइनेंशियल ईयर 26। इंडिया जो है वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन गया है। इंडिया इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट विद द नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स इंक्रीजिंग फ्रॉम 74 टू 164। 2014 में 74 एयरपोर्ट्स थे हमारे पास। उसके बाद प्रधानमंत्री जी की जो उड़ान स्कीम है उसके अंडर 164 एयरपोर्ट्स हो गए हैं। ठीक है, डिस्कॉम्स का हिस्टोरिक टर्न अराउंड हुआ है। ठीक है, पहले क्या था? इनका पॉजिटिव पैट था 2701 करोड़ रुपीस का। मतलब इस बार पहली बात, ये पैट होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 2701 करोड़ हो गया फाइनेंशियल ईयर 2025 में। पहली बार इनका पॉजिटिव पैट आया है, हिस्टोरिक टर्न अराउंड है। तो मतलब एक तरह से बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हुआ है, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव हुआ है हमारी जो पावर सेक्टर की कंपनीज है ना, डिस्कॉम्स होती है, जो हमारी बिजली डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनीज होती हैं, ये उनके लिए। ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी और इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी में इंडिया की ग्लोबल रैंक 3 है। India ranks third globally in overall renewable and installed solar capacity. India became the fourth nation to achieve autonomous satellite docking. ठीक है, SpaceX कैपेबिलिटी होती है ऑटोनॉमस सैटेलाइट डॉकिंग। इंडिया फोर्थ नेशन बन गया, ये चीज तुमने करंट अफेयर्स में भी पढ़ी होगी रिसेंटली। इंडिया हैज बिकम द फोर्थ नेशन टू अचीव ऑटोनॉमस सैटेलाइट डॉकिंग SpaceX कैपेबिलिटी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER। सॉरी, ये कैपिटल में रहेगा GER। एग्जाम में डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है GER क्या है। ठीक है, तो जो हमारी प्राइमरी, अपर प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेजेस का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, ठीक है, ये होता है एजुकेशन के अंदर। वो हमारा 90.9%, 90.3%
70% और 78.7% है। तो हम ये देख सकते हैं कि सेकेंडरी स्टेज पे हमारा एनरोलमेंट रेशियो काफी ज्यादा कम है एज कंपेयर टू द प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी। इट मीन्स हमें हेल्थ के सेक्टर में काम करने की जरूरत है। अब मान लीजिए आपसे डिस्क्रिप्टिव में अगर सवाल आता है कि इंडिया को एजुकेशन में इंडिया को अपने एजुकेशन सेक्टर के इंप्रूवमेंट के लिए कहां और क्यों जरूरत है, तो आप इस डेटा को कोड करके कह सकते हो कि आपको सेकेंडरी स्टेजेस में एनरोलमेंट की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो आपको उसमें और ज्यादा कुछ इंप्रूवमेंट करने की नीड है। अब एज ऑन डेट इंडिया के पास 23 आईआईटीज हैं, 21 आईआईएम्स हैं और 20 एम्स हैं। इंडिया के पास 23 आईआईटीज हैं, 21 आईआईएम्स और 20 एम्स हैं। अलोंग साइड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 2 इंटरनेशनल आईआईटी कैंपसेस भी हमने बनाए हैं, जंजीबर और अबू धाबी में। जंजीबर और अबू धाबी में 2 इंटरनेशनल आईआईटी कैंपसेस भी हमने बनाए हैं। इंडिया हैज एक्सेलरेटेड मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रिडक्शन सिंस 1990। तो हमने जो ग्लोबल एवरेज है उससे भी ज्यादा इंप्रूवमेंट करा है हमारे मैटरनल और चाइल्ड मोर्टेलिटी के अंदर, बहुत ज्यादा हम लोगों ने रिड्यूस करा है विद रिस्पेक्ट टू 1990। एज ऑन जनवरी 2026 द ई श्रम पोर्टल हैज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ओवर 31 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। ई श्रम पोर्टल पर 31 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का हम लोगों ने सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन करा है और इन 31 करोड़ में से 54% विमेन्स हैं। 54% विमेन है हमारे पास ऑन ई श्रम पोर्टल। वैकेंसीज मोबिलाइज्ड इन एनसीएस पोर्टल, एनसीएस हमारे पास एक स्कीम आई थी ना, नेशनल कैरियर सर्विस। एनसीएस पोर्टल के अंदर जो वैकेंसीज आई हैं 2.8 करोड़ का मार्क उन्होंने क्रॉस करा है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 25 में। और फाइनेंशियल ईयर 25-26 के अंदर फाइनेंशियल ईयर 26 में ऑलरेडी सितंबर तक 2.3 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। दैट मीन्स हमने सिर्फ आधे साल में ही पिछले फाइनेंशियल ईयर की ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो फर्स्ट 6 मंथ्स में ही हमने ऑलरेडी 2.3 करोड़ का टैली उसका क्रॉस कर लिया है। तो आप सोचिए कितनी जबरदस्त ग्रोथ हो रही होगी विद रेस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल ईयर 25 इन फाइनेंशियल ईयर 26। पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2.8 करोड़ का मार्क क्रॉस करा था और अभी हम ऑलरेडी 6 महीने में 2.3 करोड़ का मार्क क्रॉस कर चुके हैं। अब अगर आपसे मान लीजिए एनालिसिस करने के लिए आ जाता है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में, नाबार्ड ग्रेड ए में, आरबीआई ग्रेड बी में, तो वहां पे आप ये चीज बोल सकते हैं कि ऑलरेडी हम लोगों ने इस स्कीम के अंदर इतना प्रोग्रेस ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, सबसे पहली चीज इसे कौन मेजर करता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को? नीति आयोग। तो नीति आयोग ने बोला कि साल 2005-6 में जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 55.3% था वो 22-23 तक रिड्यूस होकर 11.28% हो गया है। 22-23 के डेटा पे एमपीआई की वैल्यू 11.28% निकल कर आई है। अब ये आपके आरबीआई ग्रेड बी के ईएसआई सेक्शन का सवाल बन गया। सर्वे प्रपोजेस डिसिप्लिन स्वदेशी फॉर स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस। इकोनॉमिक सर्वे ने एक चीज बोली है, डिसिप्लिन स्वदेशी फॉर स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस, ठीक है। ये क्या है? ये कैलिब्रेटेड 3 टायर्ड स्ट्रेटेजी है दैट बिल्ड क्रिटिकल कैपेबिलिटीज, रिड्यूस इनपुट कॉस्ट एंड स्ट्रेंथन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोग्रेसेस फ्रॉम सेल्फ रिलायंस टू स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी। मतलब क्या हुआ इसका कि जो हमने एक डिसिप्लिन स्वदेशी फॉर स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस बोला है उसमें 3 टियर्ड स्ट्रेटेजी दी गई है, ठीक है। इसमें क्रिटिकल कैपेबिलिटीज हमें बनानी है हर सेक्टर के लिए, अपने इनपुट कॉस्ट को हमें कम करना होगा और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रेंथन करना होगा। इससे क्या होगा, हम लोग सेल्फ रिलायंस से बढ़कर स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी पर आ जाएंगे। मतलब सेल्फ रिलायंस तो हमारा ये हो गया कि ठीक है हम खुद पे निर्भर हैं, हमें खुद से करना है सब कुछ जो हमारा स्वदेशी का था। अब क्या कर रहे हैं कि स्वदेशी से हटके हमें रेजिलियंस इतना करना है कि स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी की हम इंडिस्पेंसिबल रहें। हमारा व्हाट डू वी कॉल इट, अगर अगर सीधी सीधे बातों में बोलो कि इसका मतलब है कि फॉरेक्स चेंजेस के लिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की वजह से, बेसिकली ग्लोबल इश्यूज की वजह से हमारा इंटरनली उसका इफेक्ट ना आने पाए। बाहर अगर 2 कंट्रीज की वॉर चल रही है तो हम अपने आप में इतने सक्षम रहे कि उनकी वॉर से हमारा इंटरनल कुछ भी अफेक्ट ना हो, हमारा कुछ ना बिगड़े। तो वो है इंडिस्पेंसिबिलिटी, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे ने प्रपोज किया है। तो ये हमारी बेसिक हाइलाइट्स थी अब तक जो हम लोगों ने पढ़ी। अब जरा थोड़ा चैप्टर वाइज समरी पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अलावा आपके जो भी डाउट्स हैं आप मेरे को रेस्पेक्टिव चैनल और ग्रुप्स में पिंग कर सकते हैं। ये चैनल मेरा है बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए, ये ग्रुप का लिंक है मेरा जो आरबीआई असिस्टेंट और नाबार्ड डीए या बाकी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, ये डेडिकेटेड चैनल है आरबीआई ग्रेड बी के लिए,
ये मेरा मेन विश्वास का चैनल है जिसके अंदर आप मेरे से ILDI के लिए या नाबार्ड के लिए भी बात कर सकते हैं। और ये जो इंटरव्यूज़ हैं हमारे, अभी IBPS RRB के इंटरव्यूज़ हुए हैं, OIC का इंटरव्यू, सॉरी NISCL का इंटरव्यू हुआ है, IBPS PO का इंटरव्यू हुआ है, वो डिस्कशन सारे इस ग्रुप में चले हैं और आने वाला LIC AAO का इंटरव्यू भी हम लोग इसी ग्रुप में डिस्कस करेंगे। टिल देन आपके जो भी डाउट्स हैं आप लोग मेरे को टेलीग्राम पर भेजिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।